हेलो फाइनल के बच्चों। चलो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक छोटा सा एकदम प्यारा सा टॉपिक जो कि आपका लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। सेक्शन 85 किसकी बात करता है? तो पहला पॉइंट वो बात करता है लाइबिलिटी फॉर द पीरियड टू ट्रांसफर। इसका क्या मतलब है? देखो, इसका यह मतलब है कि अगर समझो कोई ट्रांसफरर ने किसी बंदे को अपना बिजनेस ट्रांसफर किया, यानी कि लेट से मिस्टर ए है, उसने अपना बिजनेस किसको ट्रांसफर किया? मिस्टर बी को ट्रांसफर किया। और ये बिजनेस किस दिन ट्रांसफर किया? अज्यूम कर लो 1 जनवरी 2026। इसके पहले बिजनेस कौन कंडक्ट करता था? मिस्टर ए कंडक्ट करता था। ये डेट के बाद में बिजनेस कौन कंडक्ट करने वाला है? मिस्टर बी बिजनेस को कंडक्ट करने वाला है। तो ऐसा बोला गया हुआ है कि यहां पे अगर ए ने बी को बिजनेस ट्रांसफर किया, यानी कि ट्रांसफरर ने बिजनेस ट्रांसफरी को ट्रांसफर किया, तो ये जो ट्रांसफर के पहले वाला भी पीरियड है उसके लिए ए और बी दोनों लायबल रहेंगे अगर कोई भी इंटरेस्ट, टैक्स, पेनल्टी पे करने के लिए आता है तो। सर, ट्रांसफर होने के बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मिस्टर बी का रहेगा, बट जिस दिन ट्रांसफर हुआ है उसके पहले के जो भी लाइबिलिटी आती है उसके लिए ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी दोनों लायबल रहते गवर्नमेंट को अमाउंट पे करने के लिए। क्लियर है? सेम अप्लाई होता है अगर किसी के डेथ की वजह से ओनरशिप चेंज हो रही है। अगर समझो मिस्टर ए है, उसकी डेथ हो गई, बिजनेस ट्रांसफर हो गया, उसके बेटे मिस्टर ए या मिस्टर बी को समझो, तो उस केस में भी क्या बोला गया हुआ है कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जिस दिन बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है उस दिन तक सारे ड्यूज को पे करने की। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है आप सभी को? ठीक। पॉइंट नंबर 2, लाइबिलिटी अराइजिंग पोस्ट ट्रांसफर। पोस्ट ट्रांसफर की लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किसकी रहेगी? ट्रांसफरी। किसकी रहेगी? ट्रांसफरी। तो अगर ट्रांसफरी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो ट्रांसफरी को एक न्यू जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और सारे लाइबिलिटीज को क्लियर करना पड़ेगा अगर कोई रहती है पेंडिंग तो। क्लियर है? और अगर ट्रांसफर जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा? न्यू रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उसको अपने रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या करना पड़ेगा? अमेंडमेंट करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि ए का बिजनेस भी अभी वो कंटिन्यू करने वाला है, यानी कि ट्रांसफरर का बिजनेस वो कंटिन्यू करने वाला है। क्लियर है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एजेंट एंड प्रिंसिपल का अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंट एंड प्रिंसिपल दोनों की होती है। अगर एक ट्रांजैक्शन है एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे किया और प्रिंसिपल ने जो भी ड्यूज है उसको क्लियर नहीं किया तो वो एजेंट की भी लाइबिलिटी बन जाती है वो ड्यूज को क्लियर करने के लिए। समझे? यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, मिस्टर कुमार एक्ट कर रहा था एजेंट बोल के एपेक्स मैन्युफैक्चरिंग का। उसने गुड्स बेचा 1 लाख रुपीज के जिसके ऊपर 18,000 रुपीज जीएसटी आ रहा था। तो ये 18,000 के लिए एजेंट एंड प्रिंसिपल दोनों लायबल है अमाउंट को पे करने के लिए। क्लियर है आप सबको? चलेगा। अभी अगला पॉइंट, लाइबिलिटी इन केस ऑफ अमालगमेशन और मर्जर ऑफ कंपनीज। ध्यान से सुन के लेना, एक एग्जांपल के थ्रू आप समझो। ठीक है? क्या हो गया? 1 दिसंबर 2025 को क्या हो गया? ए और बी कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि अपन दोनों अभी मर्जर कर रहे थे, अमालगमेशन जो भी बोलो वो कर रहे। एंड ये अमालगमेशन बैक डेटेड हो रहा है 1 अप्रैल 2025 से। यानी कि अगर आप एग्जांपल में समझोगे तो 1 अप्रैल 2025 से यहाँ पे इनका मर्जर हो रहा है, बट ये मर्जर इफेक्टिव इस डेट से हो रहा है। इफेक्टिव, बट ये डेट ऑफ अमालगमेशन या मर्जर कौन सा आ रहा है? 1 दिसंबर 2025। तो भैया ये पीरियड के अंदर दोनों के सर्टन ट्रांजैक्शंस हुए रहेंगे, मिस्टर ए के भी और बी के भी, है ना? तो क्या बोलते देखो, when two or more companies are amalgamated or merged, कोर्ट के वजह से या ट्रिब्यूनल की वजह से, और इफेक्ट हो रहा है डेट अर्लियर टू द डेट ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर का डेट क्या था अपना? 1 दिसंबर 2025, बट ये बैक डेटेड अप्रूवल हो रहा है आपका 1 अप्रैल 2025 से। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका आएगा? तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, वेर two or more companies have supplied or received any goods or both from each other during the period commencing from the date on which the order has taken place। यानी कि अगर ये वाले पीरियड में कोई भी ट्रांजैक्शन लेट से ए और बी के बीच में हुआ रहेगा, किसके बीच में? ए और बी, तो ये टर्नओवर किसके इसके अंदर जाएगा? ए के टर्नओवर में जाएगा, ये बी के टर्नओवर में जाएगा। यानी कि 1 दिसंबर से लेट से उन्होंने एक नई कंपनी स्टार्ट कर दी सी, तो ये जो पीरियड है उसके बीच में की जो भी लाइबिलिटीज है वो ए को भी रीपे करनी पड़ेगी और बी को भी रीपे करनी पड़ेगी। समझा आप सबको? देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ए और बी का अमलगमेशन कौन से डेट पे सैंक्शन हो रहा है? 1 दिसंबर 2025, बट ये अमलगमेशन बैक डेटेड हो रहा है 1 अप्रैल 2025। इस पीरियड में क्या हो गया? ए ने 5 लाख रुपीज के गुड्स बेचे थे बी को। तो सेक्शन 87(1) आपको क्या बोलता है कि ये जो भी टर्नओवर है ये किसके कंपनी इसके अंदर आएगा?
दोनों के टर्नओवर में आएगा, मतलब बी के लिए परचेस दिखेगा और ए के लिए ये क्या दिख जाएगा, सेल। ठीक है, इन दोनों को उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। समझा? तो इनका जीएसटी का नंबर जो है, देखो इधर दोनों के जीएसटी नंबर थे, तो जीएसटी के नंबर कब से मर्ज हो जाएंगे, जिस दिन से आपका कोर्ट का ऑर्डर आया उस दिन से आगे। समझे? फिर अगला पॉइंट आता है लायबिलिटी इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। अगर कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है तो जो भी आपके कंपनी का लिक्विडेटर है उसको कमिश्नर को 30 डेज के अंदर बोलना पड़ता है कि बाबा मैं अभी ये कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, मैं ये कंपनी का लिक्विडेटर हूं। जो जीएसटी का डिपार्टमेंट है, जीएसटी के डिपार्टमेंट को लिक्विडेटर को 3 मंथ्स के अंदर यह बताना पड़ता है कि कंपनी से कितने ड्यूज इफ एनी रिसीवेबल बाय डिपार्टमेंट है। तो डिपार्टमेंट 3 मंथ्स के अंदर ये कम्युनिकेट कर देगा, किसको कम्युनिकेट कर देगा, लिक्विडेटर को कम्युनिकेट कर देगा कि लिक्विडेटर हमारे को आपसे इतना इतना पैसा आना है। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी, ध्यान से सुनना, पब्लिक कंपनी नहीं, कौन सी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, इफ नॉन रिकवरी बिकॉज ऑफ हिज फॉल्ट, यानी कि क्या हो गया, समझो ए कंपनी थी, उसके 2 डायरेक्टर थे, लेट से एक डायरेक्टर था राज, दूसरा डायरेक्टर था विशाल। ठीक है, अभी कंपनी ए किसके अंदर चली गई, लिक्विडेशन के अंदर चली गई, और गवर्नमेंट को बाद में ये समझ में आ रहा है कि यहां पे जितने भी जीएसटी के ड्यूज रिकवर है, सबसे पहले डिपार्टमेंट क्या करेगा, ये कंपनी ए से अपने ड्यूज को रिकवर करना स्टार्ट करेगा। बट अगर कंपनी ए से ड्यूज रिकवर नहीं हो रहे, वो डिपार्टमेंट को बाद में ये समझ में आ रहा है कि ये जो भी लायबिलिटी है ना, ये क्यों लायबिलिटी आ रही है, क्योंकि डायरेक्टर्स ने सर्टेन ऐसे एक्शंस किए थे जिसकी वजह से पैसा नहीं मिल पा रहा है डिपार्टमेंट को, तो डायरेक्टर की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी डिपार्टमेंट को अमाउंट रीपे करने की। बट अगर इसके अंदर से कोई भी डायरेक्टर ये बता देता है, जैसे कि लेट से विशाल जो डायरेक्टर है उसने डिपार्टमेंट के अंदर ये प्रूव कर दिया, विशाल डिपार्टमेंट को बोल रहा है कि सर आप जो भी हमारे बोर्ड के मीटिंग्स हुए थे उसके अंदर चेक करना, ये जो भी एक्शंस कर रहे थे मैं वो एक्शंस को अप्रूव नहीं कर रहा था। विशाल डिपार्टमेंट को बोल रहा है कि विशाल ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोला था कि पहले डिपार्टमेंट के ड्यूज पे करो, फिर भी अगर बोर्ड ने विशाल की बात नहीं सुनी तो यहाँ पे विशाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी के डायरेक्टर्स के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, फिर लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी, जो पॉइंट मैंने अभी आप लोगों को बताया, यहाँ पे अगर कोई भी ग्रॉस नेग्लिजेंट एक्ट किया तो डायरेक्टर की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, और अगर डायरेक्टर ये प्रूव कर पाता है कि ये जो भी गलती हो रही है इसमें मेरी कोई भी मेरा कोई भी हाथ नहीं, मेरे मतलब मैं अपोज कर रहा था ये एक्शंस को, तो उसके ऊपर कोई भी रिकवरी नहीं आएगा। समझा क्या? ठीक है, चलो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन केस ऑफ फर्म टू पे टैक्स, बहुत ध्यान से सुनना ये वाली बात। अभी अगर पार्टनरशिप फर्म है तो लायबिलिटी किसकी आएगी, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल रहेंगे टू पे सच अमाउंट। एक पार्टनरशिप फर्म चल रही थी, लेट से उसका नाम था एपेक्स, एपेक्स के अंदर 3 पार्टनर्स थे, ए बी सी। पार्टनरशिप फर्म को सर्टेन ड्यूज आ रहे थे पे करने के लिए, लेट से 1 लाख रुपीज, तो ये 1 लाख रुपीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ए बी सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हो गया बेसिक वाला पॉइंट। अभी मजेदार पॉइंट आता है, if any of the partner retires then such partner of the firm shall intimate the commissioner within 1 month from the date of retirement। मतलब क्या, ये एग्जांपल को समझ के लो। अपनी पार्टनरशिप फर्म है, कौन सी पार्टनरशिप फर्म है, एपेक्स, कौन कौन पार्टनर्स है इसके अंदर, ए बी सी। अपन मान लेते हैं सी का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिटायरमेंट हो रहा है, कौन से डेट से रिटायरमेंट हो रहा है, 1 दिसंबर 2025। तो सी को क्या बोल रहे थे, पास 30 डेज का टाइम है, यानी कि टाइम कब तक आ गया, 31 दिसंबर 2025 तक। एपेक्स जो स्टेट के अंदर जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है ना, एवरी स्टेट में सी को क्या करना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं 1 दिसंबर से ये पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं हूं। अगर सी ने इन्फॉर्म कर दिया तो सी का लायबिलिटी कब तक रहेगा, 30 नवंबर 2025 तक, यानी कि जिस दिन तक वो फर्म में पार्टनर था उसी दिन के ड्यूज का उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, लायबिलिटी रहेगा। सर अगर मान लो सी ने यहाँ पे 30 डेज में इन्फॉर्म नहीं किया, सी ने लेट से इन्फॉर्म किया डिपार्टमेंट को 10 जनवरी 2026, तो सी का रिस्पॉन्सिबिलिटी कब तक रहेगा, जिस दिन उसने इन्फॉर्म किया डिपार्टमेंट को उस दिन तक, यानी कि अपने केस में 10 जनवरी 2026 तक जितने भी ड्यूज है, जितनी भी लायबिलिटीज है, उसके लिए सी भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ये हो गया आपका रिटायरमेंट वाला पॉइंट। बट सर अगर मान लो ड्यूरिंग द ईयर नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, ठीक है, एक एग्जांपल समझो, एक फर्म थी आपकी एपेक्स, यहाँ पे 3 पार्टनर्स ऑलरेडी ए बी सी, और यहाँ पे एक नया पार्टनर डी ज्वाइन करता है। डी ने फर्म कब ज्वाइन की, 1 जनवरी 2026, यानी कि इन बिटवीन द ईयर अगर न्यू पार्टनर ज्वाइन हो रहा है
तो ये पार्टनर के ऊपर फर्म की सारी लाइबिलिटी आ जाएंगी, सारी, यानी कि सर इसके पहले वाली पीरियड की भी लाइबिलिटी इसके ऊपर आ जाएगी क्या? तो यस, उसके पहले वाली भी लाइबिलिटी उसके ऊपर आ जाएगी, वो यहाँ पे आपका नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है क्या? चलो वो पॉइंट नीचे आ जाएगा आगे, तब अपन देख लेंगे। फिर लाइबिलिटी ऑफ गार्डियंस और ट्रस्टीज। अगर समझो कोई भी बिजनेस के लिए गार्डियन है, ट्रस्टीज है या एजेंट है, किसके रहेंगे ये? या तो माइनर के, या तो एनी अदर इनकैपेसिटेड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय देम। लेट से एक माइनर है ए, उसका बिजनेस के लिए उसका गार्डियन बोल के काम कर रहा है मिस्टर बी, तो यहां पे मिस्टर बी की पर्सनल लाइबिलिटी रहेगी फॉर ऑल द एक्टिविटीज डन बाय मिस्टर ए। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आता है लाइबिलिटी ऑफ कोर्ट और वॉट एक्सेट्रा। यानी कि क्या बोलते हैं, समझो कि एक ये था शिवम ट्रेडर्स था, उसने पवन बोल के एक मैनेजर को अपॉइंट किया था। ठीक है, शिवम ट्रेडर्स की लाइबिलिटी थी गवर्नमेंट को लेट से 1 करोड़ रुपीस पे करने की, और कोर्ट ने क्या किया हुआ है, एक ऐसा बंदा यानी कि एक ऐसा मैनेजर अपॉइंट किया है आपका बिजनेस कंडक्ट करने के लिए। यानी कि शिवम ट्रेडर्स का जो भी बिजनेस का लुकआउट है वो उसका मैनेजर मिस्टर पवन देख रहा था, तो पवन के ऊपर पर्सनल लाइबिलिटी आ जाएगी, जो भी जीएसटी के ड्यूज रहेंगे वो गवर्नमेंट को पे करने के लिए। क्लियर है आप सबको यहां तक? फिर आएगा स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग द लाइबिलिटी टू पे टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी इन सर्टेन केसेस, ये आपका सेक्शन 93। सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, डेथ ऑफ अ पर्सन। अगर एक पर्सन का डेथ होता है तो उसका बिजनेस आगे कौन कंटिन्यू करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस कंटिन्यू करेगा, मतलब एक एग्जांपल से समझो आप, यहाँ पे मिस्टर ए था, उसकी डेथ हो गई, अभी उसका बिजनेस उसका सन जो था मिस्टर बी वो कंटिन्यू कर रहा है, तो यहाँ पे मिस्टर बी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी से गवर्नमेंट के ड्यूज को पे करने के लिए। बट लेट से उसको मिस्टर ए से एसेट्स मिल रहे 50 लाख रुपीस के। कितने रुपीस के? 50 लाख। और लाइबिलिटी आ रही है 60 लाख रुपीस की पे करने की, जो ए की थी। अभी ए तो बचा नहीं है, तो लाइबिलिटी किसकी बन जाएगी पे करने की? मिस्टर बी की बन जाएगी लाइबिलिटी। तो मिस्टर बी की लाइबिलिटी उतनी ही रहेगी जितने एसेट्स उसको मिल रहे हैं वो पर्सन से जिसका डेथ हो गया। मिस्टर बी को कितने रुपीस के एसेट्स मिल रहे हैं? 50 लाख। तो मिस्टर बी की लाइबिलिटी कितने रुपीस की रहेगी? 50 लाख रुपीस की रहेगी। समझा क्या? फिर पार्टीशन ऑफ एचयूएफ और एओपी। अगर एचयूएफ या एओपी का पार्टीशन होता है तो एचयूएफ के जो भी मेंबर्स थे या एओपी के जो भी मेंबर्स थे जिनको स्टेट में से कोई भी एसेट मिल रहा है, जिनको स्टेट में से क्या मिल रहा है, जो भी चीजें मिल रही है, उनकी लाइबिलिटी बन जाएगी पे करने की। लेट से एक एचयूएफ था, ठीक है, एचयूएफ के अंदर 3 भाई थे, मम्मी पापा 3 भाई थे, तीनों भाई अलग हो गए। ठीक है, और कल जाके एचयूएफ का कुछ भी जीएसटी का लाइबिलिटी आता है पे करने का, तो ये तीनों भाई वहां पे रिस्पॉन्सिबल रहेंगे गवर्नमेंट को अमाउंट पे करने के लिए। ठीक है, देखो फिर आता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में लाइबिलिटी किसका रहता है? जॉइंटली एंड सेवरली ऑल पार्टनर्स का लाइबिलिटी यहां पे रहता है। टर्मिनेशन ऑफ गार्डियनशिप और ट्रस्टीशिप। तो अगर समझो देखो ध्यान से, यहां पे क्या बोलते हैं कि अगर एक पर्सन किसी भी पर्सन का गार्डियन है, किसी भी पर्सन का क्या है? गार्डियन है, तो जिस दिन तक वो गार्डियन था या जिस दिन तक वो कोई भी ट्रस्ट का ट्रस्टी था, उसके पहले की जितनी भी लाइबिलिटीज है वो उस पर्सन के ऊपर आएगी गवर्नमेंट को पे करने के लिए। बट अगर कोई भी गार्डियन या कोई भी ट्रस्टी अपने जो भी कैपेसिटी से रेजिग्नेशन देता है, तो उसके बाद वाले ट्रांजेक्शन के लिए उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं रहता है पेमेंट करने का। ठीक है, फिर लाइबिलिटी इन अदर केसेस, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस बाय फर्म एओपी और एचयूएफ। फर्म एओपी एचयूएफ ने बिजनेस को बंद कर दिया, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहेगा हर एक वो पर्सन जो इसका मेंबर था, वो गवर्नमेंट को ड्यूज पे करने के लिए लायबल पर्सनली बन जाएगा। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सारे पॉइंट इसके अंदर के एक्सप्लेन कर दिए। सेम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का भी मैंने पॉइंट आपको ऑलरेडी बता दिया। डन, बस इतना ही अपना चैप्टर था। बस एक छोटा सा एग्जांपल इसको अपन देख लेते हैं। देखो, ब्राइट एसोसिएट एक पार्टनरशिप ऑफ द एबीसी। 1 अप्रैल को पार्टनर सी ने रिटायरमेंट ले लिया और डी एक न्यू पार्टनर बोल के एडमिट हो गया। जुलाई 2025 में यह पता चला कि अनपेड लाइबिलिटी है 6 लाख रुपीस का फॉर द पीरियड ऑफ जनवरी टू मार्च। अभी भैया देखो, जब जुलाई में लाइबिलिटी आ रहा है तब पार्टनर्स कौन कौन है? ए बी डी। बट कौन से पीरियड का आ रहा? जैन टू मार्च, तब पार्टनर्स कौन थे? ए बी सी। तो ये ड्यूज देने के लिए लायबल कौन कौन रहेंगे? तो ये ड्यूज देने के लिए लायबल देंगे ए बी सी डी। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे अगर न्यू पार्टनर आ रहा है तो उसको सारी लाइबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो रिटायरमेंट वाला पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर है, उसकी लाइबिलिटी कब तक रहेगी? अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट,
रिटायरमेंट हो रहा है 1 अप्रैल को, ये लाइबिलिटी उसकी पहले की है, तो सी से भी पैसा लिया जाएगा। क्लियर है? बहुत छोटा चैप्टर था, हार्डली 15 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो गया, बट अगर ये क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आ जाता है तो सोच लो 2 से 3 मार्क्स आप लोगों को बोनस के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर लो यार, लाइक करने के लिए कुछ जाएगा नहीं, कमेंट कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, ढेर सारा सीए कंटेंट आप लोगों को वहां पे मिलने वाला है। सी यू गाइस, सुपर सून, बाय बाय।